नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। 5 ही क्वेश्चंस हैं, फटाफट ये खत्म कर लेता हूं। अगर ये जल्दी खत्म हो गए तो मैं 10 मिनट और रुकूंगा, वो 10 मिनट में किसी एक का क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा। तो तब तक क्वेश्चन तैयार रखो। चलो लेट्स स्टार्ट विद ओके। क्वेश्चन क्या है? राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया मैंने। हमसे बोला गया है कि इससे इथेनॉल प्रिपेयर करके दिखाओ। अब एक कॉमन तरीका है कि अगर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से आप ये प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड लोगे। अब बस आपको ये गेस करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लोगे। एक ये ले सकते हो आप, एक ये ले सकते हो आप, और एक आपके पास एसीटोन की चॉइस है। तो ऑल यू नीड टू गेस इज दिस। और ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था कि अगर फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई और लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन ले लोगे तो सीधा सीधा टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। अभी जो हमसे मांगा गया है वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो सीधे सीधे आंसर मिल गया कि मैं क्या यूज करने वाला हूँ, फॉर्मल्डिहाइड। तो जिसने ये तीनों फॉर्मूले याद रखे होंगे उसको तो आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया आंसर का। दूसरा तरीका क्या है कि आप कार्बन काउंट कर लो। कितने कार्बन चाहिए आपको अल्कोहल में? 2 कार्बन चाहिए, उसमें से एक कार्बन तो आपको ग्रेनाड्स रिएजेंट ला कर देगा। तो सिर्फ कितने कार्बन वाला आपको कार्बोनिल ग्रुप चाहिए होगा? एक ही कार्बन वाला। एक ही कार्बन वाला तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही है, क्योंकि इसके अलावा बाकी का कुछ भी लोगे तो मिनिमम 2 कार्बन तो मिलेंगे ही ना। तो अगर 2 कार्बन आपको अल्डिहाइड से मिल गए और एक कार्बन ग्रेनाड्स रिएजेंट का हो गया तो प्रोडक्ट में तो 3 कार्बन आ जाएंगे, पर आपके प्रोडक्ट में तो 2 ही कार्बन बोले गए। तो ऑफकोर्स है कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचती। तो जिसको ये तीनों याद नहीं है वो लोग इस तरह से गैस मारेंगे, और जिसको ये तीनों याद होगा उसको तो सीधे सीधे गैस मिल जाएगा कि क्या यूज करना है। दोनों में से कोई एक तरीका तो आपको याद होगा ही। या तो आप तीनों का रिएक्शन याद करके जाओगे, या फिर आप कार्बन की काउंटिंग से भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा अल्डिहाइड लेना है। राइट? अगर प्रोडक्ट में 2 कार्बन चाहिए तो रिएक्टेंट में कौन सा अल्डिहाइड लोगे आप? कितने कार्बन वाला अल्डिहाइड लोगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी, या आप बोलोगे कि 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड लोगे आप? प्रोडक्ट में जितने कार्बन चाहिए उससे 1 कार्बन कम वाला अल्डिहाइड आपको लेना रहता है। याद रहेगा रूल? यस सर। तो अगर प्रोडक्ट में आपको 2 कार्बन चाहिए तो अल्डिहाइड कितने वाला लोगे? 1 कार्बन वाला। 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। हो जाएगा काम। पहला रिएक्शन डन हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? किसके किसके बीच में रिएक्शन करने के लिए? इथेनॉल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। कल सेम रिएक्शन किया था, बस एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह क्या यूज किया था हमने? एसिटाइल क्लोराइड यूज किया था। ठीक? नहीं ठीक? हाँ सर। तो ठीक ROH सर। ले लिया प्लस RCO, यही होता है ना एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज व्हाट योर एसिटिक एनहाइड्राइड इज। रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में फॉरवर्ड में जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अब करना क्या है? एसिटाइल ग्रुप यहां से लेना है और इस H के साथ रिप्लेस कर देना है। जस्ट एक्सचेंज देम। अगर आप एक्सचेंज करोगे तो एक बन जाएगा ROCOR, और दूसरा क्या बनेगा? यहां से लिखना आप शुरू करोगे ये वाले R से, तो RCOO, और उस O की जगह पे, उस O के बाद क्या आ जाएगा? H। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? ईस्टर एंड एसिड। अगर इसी की जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह पे अगर अपने को एसिटाइल क्लोराइड दिया होता तब क्या बनता? तब भी ईस्टर ही बनता, बस बाय प्रोडक्ट अलग होता। बाय प्रोडक्ट होता वाटर। ये वाला तुमको मैंने कल पढ़ाया था। अल्कोहल के साथ में अगर एसिटाइल क्लोराइड ट्रीट करोगे तो ईस्टर और वाटर बनेगा, तो दोनों के बाय प्रोडक्ट्स अलग अलग है। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बना है? एसिड। क्यों मैं इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि दोनों के दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं। कौन से दोनों? एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। जब भी पढ़ोगे आप इन दोनों के बारे में हमेशा साथ में ही पढ़ोगे। ये दोनों जब भी आएंगे साथ में आएंगे, क्योंकि जो काम एसिटाइल क्लोराइड कर सकता है वो सेम काम एसिटिक एनहाइड्राइड कर सकता है। ठीक? बस दोनों से आने वाला बाय प्रोडक्ट हमेशा अलग होता है।
तो ये सेम रिएक्शन कल एसिटाइल क्लोराइड वाला कर लिया था, आज ये वाला कर लिया। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन बैंक, मैंने आज जब ये बाकी के भी 5 क्वेश्चन खत्म किए तो तुम्हारा लगभग लगभग 90% से भी ज्यादा चैप्टर कवर अप कर लिया उन लोगों ने। तो क्वेश्चन बैंक बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, जो मुझे कल तक थोड़ा बहुत डाउट था आज वो भी क्लियर हो गया। सारे ही क्वेश्चंस आ गए उसके अंदर, देख लो। एसिटाइल क्लोराइड कल करवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड आज करवा लिया, तो वो दोनों रिएक्शंस भी हो गए। चलो नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, कल बता दिया था, इट इज नथिंग बट फिनॉल फ्रॉम एनिलिन। एनिलिन क्या होता है? फिनाइलमाइन। फिनाइलमाइन का ही कॉमन नाम है एनिलिन, हालांकि फिनाइलमाइन भी उसका कॉमन नेम ही है, पर ये वाला ज्यादा फेमस है। तो ये ले लिया मैंने एनिलिन, और मुझे बोला गया है इसके थ्रू आप कार्बोलिक एसिड बनाओ। कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट फिनॉल। अब यहाँ पे आई हैव टू ट्रीट इट विद HNO2। अब जिसने सिलेबस पढ़ा है उसको पता होगा कि HNO2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही लेना पड़ता है, आप ये बनाकर रख नहीं सकते। और अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए तो ये बनेगा किससे? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम NaNO2 प्लस HCl। और ये दोनों को हम लोग क्या बुलाते हैं? दे आर सो कॉल्ड एज डाइजोटाइजिंग एजेंट। और इस पूरे रिएक्शन का नाम होता है डाइजोटाइजेशन। यहाँ पे ये डाइजो ग्रुप नाइट्रोजन के रेफरेंस में यूज किया जा रहा है। डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन्स, तो इसमें देखो दो नाइट्रोजन्स आ जाएंगे। अब आफ्टर दिस स्टेप देयर वुड बी 2 नाइट्रोजन्स विद बेंजीन, दैट्स व्हाई द नेम डाइजोटाइजेशन। ठीक। और डाइजोटाइजेशन करने के लिए जो रिएजेंट लगता है दैट इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजिंग एजेंट। कौन है डाइजोटाइजिंग एजेंट? NaNO2 और HCl। यही दोनों मिलकर HNO2 प्रोड्यूस करते हैं। वो रिएक्शन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब आप NaNO2 को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो दे फॉर्म HNO2 जो कि सेंट्रल पार्ट है, और साथ में बनेगा NaCl। यू कैन क्लियरली सी, ये रहा आपका HNO2। ठीक, दिख रहा है HNO2? तो ये हो गया आपका कि पहले तो HNO2 आप प्रिपेयर कैसे करोगे। वन मोर थिंग, इस रिएक्शन में जनरली बुक्स में HCl 1 मोल लिखा होता है, पर एक्चुअल में यहाँ पे HCl 2 मोल यूज होता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको याद रहे इसलिए एक HCl नीचे लिख रहा हूँ मैं एरो के, ताकि आपको याद रहे कि 2 बार HCl यूज होगा। पहला वाला HCl तो HNO2 बनाने में यूज हो जाएगा, दूसरा वाला HCl ये जो एनिलीन है ना इसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, एक ही जगह पे लिख दूंगा तो आपको लगेगा कि दोनों एक साथ में यूज होते होंगे। अब देखो दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन तो पहले से ही है, ये जो HNO2 का नाइट्रोजन है वो आकर ये वाले नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। अब जो नाइट्रोजन बेंजीन के साथ कनेक्टेड है उसके 4 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन अगर चौथा बॉन्ड बनाता है तो हमेशा अपना लोन पेयर देकर बनाता है, तो ऑफकोर्स है कि अगर इसने 4 बॉन्ड बनाया है तो लोन पेयर दिया होगा। अगर लोन पेयर दिया होगा तो इस पे आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में से कौन से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो बेंजीन से कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बुक्स में ये स्ट्रक्चर ऐसा लिखा होता है, सिर्फ N2+ लिखा होता है। तो बच्चों को कई बार ये नहीं पता होता कि N2+ में से कौन से वाले नाइट्रोजन पे ये चार्ज है। तो जो बेंजीन से कनेक्टेड है उस पे वो चार्ज है। दूसरा, यहाँ पे एक Cl- है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बॉन्ड ड्रॉ करने की सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्लोरीन ऐसे हवा में तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो लेक्चर्स में भी मैंने ये पढ़ाया है, अभी भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप लोग इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाओगे, क्योंकि ये इसका कैटायन पार्ट है और ये क्लोरीन इसका एनायन पार्ट है। और ये दोनों के बीच में चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो आपको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आप अभी भी इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप Na+ और Cl- लिख दो, तो बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया उसका कैटायन पार्ट, ये हो गया इसका एनायन पार्ट, तो हम समझ जाते हैं कि ये दोनों साथ में क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ ही जाएगा चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी को ये जानना है कि लेकिन बना देंगे तो दिक्कत क्या है, आप इतना क्यों पीछे पड़े हुए कि नहीं बनाना है, दिक्कत ये है कि अगर गलती से तुमने बॉन्ड बना दिया तो फिर ये दूसरे वाले नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो 4 बॉन्ड बना लेगा ना। ठीक, तो और उसके ऊपर चार्ज है नहीं, क्योंकि जब आप कंपाउंड देखोगे तो यहाँ पे कितना चार्ज दिखा रहे हैं ये लोग, +1। तो आप यहाँ पे बॉन्ड एनी हाउ नहीं बना सकते। अब इसी कंपाउंड को सिंपल तरीके से लिखना हो तो आप लिख सकते हो ये ऊपर जैसा लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हो। इसी कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक,
फिर जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप फर्दर, अपने को तो क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है ना इससे, तो जब आप ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो देखो क्या क्या होगा। पहले तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना जो उसका एग्जिस्टिंग स्टेट है, डायटोमिक स्टेट, उस फॉर्म में पहले तो ये सीधे सीधे निकल जाएगा यहाँ से गैशियस स्टेट में। फिर ये जो Cl है, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो HCl निकल जाएगा। अच्छा, आपकी बुक में वैसे HCl लिखना भूल गए वो लोग, तो आप लोग वहां पे HCl लिख लेना, बुक में HCl नहीं लिखा हुआ है। और फिर बचा क्या, यहाँ से फिनाइल पार्ट बचा और यहाँ से ये OH पार्ट बचा वाटर का। दोनों को आपस में मिलाओगे तो बन गया आपका फेनॉल, जिसको इस क्वेश्चन में कार्बोलिक एसिड बोला हुआ है। डन। तो होपफुली आपको ये डाइसोटाइजेशन करने आ ही जाएगा। इसके आगे क्या पूछा था, व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैंने इसके बारे में तो सब बता दिया ना। यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड पे जो H2SO4 का रिएक्शन है वो H2SO4 वाले दो रिएक्शंस हैं, ठीक, पेज नंबर 240 पे। और वो जैसा बुक में दिया हुआ है मैं वहीं से पढ़ा दे रहा हूँ, उतना लिखने का टाइम बच जाएगा अपना, क्योंकि उसमें वैसे भी कुछ बताने जैसा है नहीं, वो देखकर ही आप समझ जाओगे। अब देखो इसमें याद क्या रखना है तुमको, इसकी स्टेटमेंट देखो, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन कार्बोलिक एसिड एट 373। तो ये रहा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 373 पे, ठीक ना। अपने को कौन सा वाला पूछा है, 373 वाला। पर अब 373 वाला पूछा ही है तो ये वाला भी याद करके ही चले जाओ, ये भी क्यों छोड़ कर जा रहे हो, ठीक। तो बस इतना ही याद करके जाओ कि 373 पे पूछा तो कहाँ पे अटैच करोगे, पैरा पे। और अगर 293 पूछ दिया तो ऑर्थो पे, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा। डन। फेनॉल सल्फोनिक एसिड ही बनेगा, बट सल्फोनिक एसिड कहाँ अटैच्ड होगा बस वो डिसाइड होता है किससे, टेम्परेचर से। तो ये रिएक्शन तो आपको सीधे सीधे एज इट इज ऐसे ही याद करके जाना है, तो इसमें मेरे पास कुछ खास पढ़ाने के लिए है नहीं। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट राइट chemical reactions to convert phenol into salicylaldehyde. Write the name of the reaction. What happened when if CCl4 is used instead of CHCl3 in the above reaction. किसी को याद है कौन सा रिएक्शन है ये? सर रीमर्टी मेन रिएक्शन उसी के नीचे। ओके, वेरी गुड। तो टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठा है दोस्त, ठीक है। सो ये जो पहला, तो इन लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। दिस इज रीमर-थायमन रिएक्शन। नाम पूछा था उसने, नाम मैंने पहले ही बता दिया। अब रिएक्शन सॉल्व करेंगे हम लोग। हमसे पूछा गया कि बताओ फेनॉल से सैलिसिलल्डिहाइड कैसे बनाओगे। फेनॉल से सैलिसिलल्डिहाइड बनाने में एक विशेष टेक्निक का यूज होता है। क्या है वो विशेष टेक्निक, किसी को याद है? किसी को नहीं याद है, वेरी गुड। अच्छा, ये एक H में दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि एक ही H होता है, बाकी के कार्बन्स के पास भी H है, पर मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं उनको नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक H को मैं यूज करूंगा, इसलिए एक H को मैं दिखा रहा हूँ। किसके साथ ट्रीट करना है, CHCl3 के साथ ट्रीट करना है। CHCl3 को अगर मैं ऐसा लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? जानबूझकर बस एक क्लोरीन को अलग दिखा रहा हूँ और ये इसको अलग दिखा रहा हूँ। कारण एकदम साफ है, क्योंकि मेरे को यहाँ से इन दोनों के बीच से HCl निकालना है। चलेगा? हाँ सर। तो HCl निकल गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक्वस NaOH यूज किया गया है। तो जिस विशेष टेक्निक की मैं बात कर रहा था वो विशेष टेक्निक यही है। यहाँ पे ये जो NaOH का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ इस OH के H को हटाने के लिए है। और इसको मैं विशेष क्यों बोल रहा हूँ, इस पे मैं एंड में आऊंगा, पहले अभी रिएक्शन कर लेता हूँ। H और Na दोनों को मैंने सेम कलर दिया है, इसका मतलब दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है आपको। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ONA, और यहां से H चला गया और H की जगह कौन ले लेगा आप, CHCl2। जानबूझकर मैं ऐसा लिख रहा हूँ,
ऐसा लिखने से आपको और अच्छे से समझेगा। जब आप यहाँ पे NaOH के साथ अब इसको फिर से ट्रीट करने वाले हो, तो यहाँ पे जब आप NaOH लोगे ना तो 2 NaOH लेने वाले हो आप। और ये एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे जब आप 2 NaOH लोगे तो ये वाला OH इसके साथ भी एक्सचेंज होगा और इसके साथ भी एक्सचेंज होगा। ये सब आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, बस बता दे रहा हूँ कि ये दोनों जगह पे OH OH आ जाएगा। ठीक, चाहिए तो ये ऊपर लिख देता हूं मैं। ये इस तरह से यहाँ पे तो ONA हो चुका है, ये अब हो जाएगा OH OH। और जब ये OH OH हो जाएगा तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH वाटर बन के निकल जाएगा। अब जरा सोचो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों का एक एक बॉन्ड टूट गया कि नहीं? ऑक्सीजन का पीछे वाला हाइड्रोजन चला गया, कार्बन के नीचे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया, तो यही दोनों फाइनली क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। यस, नो? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आने वाला है, पर ये सब स्टेप आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम में आप इस स्टाइल में लिखोगे, यहाँ पे ONA लिखोगे और यहाँ पे सीधे दिखाओगे कि डबल बॉन्ड O आ गया। कैसे आ गया, उसके लिए ऊपर वाला रिएक्शन रेफर करो। ठीक, अब ये जो आ गया है डबल बॉन्ड ये, तो अब लास्ट में आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से वो जो Na है और H आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या कोई उस विशेष टेक्निक पे टिप्पणी करना चाहेगा जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी? हाँ सर बताओ ना। आप नोटिस कर सकते हो कि स्टार्टिंग में मैंने H की जगह Na लाया और एंड में मैंने वापस से Na की जगह H ही ला दिया। तो बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं ना कि सर ये क्या टाइम पास है, जब आपको वहां पे H ही चाहिए था तो स्टार्टिंग में चेंज ही क्यों किया आपने? वैसे ही रहने देते फिर। देखो, इस हाँ रिएक्शन सर। के टोटल 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप उसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करोगे जो कि CHCl3 होता है, पर मैंने उसको अलग स्टाइल में लिखा है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज नथिंग बट CHCl3। आम इंसान इसको ऐसा लिखते हैं, सिंस मैं खास इंसान हूं इसलिए मैंने उसको अलग तरीके से लिखा है। Cl मैंने पहले लिख दिया है, CHCl2 मैंने बाद में लिखा है, टोटल तो वही होगा। वैसा करने का कारण ये है ताकि आपको HCl दिखे कि निकल रहा है। अगर HCl निकल गया तो जो बचा हुआ CHCl2 है वो वहां पे ज्वाइंट हो गया। अब CHCl2 को मैंने पूरा खोल के लिखा है, H ऊपर लिख दिया और दोनों Cl आजू बाजू में दिखा दिए। अब ये स्टेप के बाद जो स्टेप होता है वो मैंने वहां ऊपर लिख के दिखाया राइट साइड में, कि इस स्टेप के बाद में आप इसको 2 NaOH के साथ ट्रीट करते हो और NaOH का OH और इसके क्लोरीन दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। पर ये सब आपको एग्जाम में नहीं बताना है, इसीलिए मैंने ऊपर लिख कर दिया है, ये आपस में ऐसे एक्सचेंज होंगे। ठीक, तो क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, तो ये 2 लेना है प्लस एक्सचेंज करना है, ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बताना है। तो आप सीधे सीधे क्या दिखाओगे बोर्ड एग्जाम में कि जो 2 Cl थे वो अचानक से क्या बन गया? CHO बन गया, डायरेक्ट डबल बॉन्ड O आ गया। कैसे आ गया जिसको जानना है मैंने ऊपर पूरा लिख दिया है, पर जिसको सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लेने हैं वो चुपचाप से वहां पे CHO लिख कर आ जाना। ठीक, कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप सीधे सीधे ये बन गया। बोर्ड में आपको डायरेक्ट ये कन्वर्जन दिखाना है, कैसे बना क्या बना वो सब आपको बोर्ड में कोई नहीं पूछने वाला है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। फिर भी जिसको जानना हो मैंने ऊपर लिख कर दे दिया है। और फाइनली एंड में जो ऊपर वाला Na था ना उसको मैंने वापस से H+ से करना एक्सचेंज कर दिया। तो मेरे से ये पूछा जाएगा कि जब आपको वहां पे H+ ही चाहिए था तो आपने स्टार्टिंग में क्यों चेंज किया उसको? उसको चेंज इसलिए करना पड़ता है कि आप इस रिएक्शन में फेनॉल को सीधे सीधे क्लोरोफॉर्म से ट्रीट नहीं कर सकते। वो जो OH का H है ना, वो रिएक्शन में इन्फर करके वो आपका रिएक्शन पूरा होने ही नहीं देगा, वो बार बार आपको परेशान करेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने क्या किया, जब तक अपने को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करना था उतनी देर के लिए हम लोगों ने उस OH को चेंज कर दिया ONA में। ऐसा करने से अब वो रिएक्शन में इंटरफियर नहीं करेगा। अब OH बन गया ONA। अब हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के साथ अपना रिएक्शन कर लिया। जब हमारा रिएक्शन पूरा हो गया, जब हमको जहां पे CHO ग्रुप चाहिए था वहां पे जब CHO ग्रुप मिल गया, तो फिर से हम लोगों ने उस ONA को क्या बना दिया? OH। एंड में वापस से क्या बन जाएगा वो? OH। तो थोड़ी OH। देर के लिए हमको OH को ONA क्यों बनाना पड़ा, सबको समझा? क्योंकि अगर वैसा नहीं करता तो वो OH आपके रिएक्शन में इंटरफियर करता। और ये जो एंड में कंपाउंड बना यही है तुम्हारा सैलिसिलल्डिहाइड। बन गया सैलिसिलल्डिहाइड। हाँ सर। ना
और क्या पूछा गया इसके अंदर, इसमें पूछा गया कि अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 यूज करते तो क्या होता। ऐसे तो इसका रिएक्शन तो आपसे नहीं पूछा गया, क्योंकि बुक में बस एक लाइन आई है कि अगर आप CHCl3 की जगह पे CCl4 यूज करते तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो सैलिसिलल्डिहाइड की जगह पे सैलिसिलिक एसिड मिलता। तो अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट में लिखना है तो आप लिख देते हैं कि इंस्टेड ऑफ, बस इतना ही लिख कर आ जाना, इंस्टेड ऑफ सैलिसिलल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। बस इतना ही आंसर है इसका। ठीक, देखो बैंक भी बच गया, मतलब मैंने सही बोला होगा। तो इंस्टेड ऑफ सैलिसिलल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। वन लाइन में आंसर चाहिए तो यही लिख कर आना है तुमको। पर अगर तुमको ऐसा मन में है कि नहीं सर लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपको लिखकर तो नहीं बताना है क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये मैंने रेफरेंस बुक से निकाला है। तो आप क्या करोगे, वही OH जहां पे क्लोरोफॉर्म ले रहे थे आप, ये NETJ वालों को है ये रिएक्शन, तो उनको पढ़ाता हूं तो वहां से मुझे ये पता था। अब सेम टू सेम वही रिएक्शन करना है तुमको। जैसे यहाँ पे H और एक Cl निकालना था ना, तो एक H और Cl निकाल दो। बस एक ही स्टेप का इन दोनों में फर्क है, और उसी स्टेप की वजह से सैलिसिलल्डिहाइड की जगह पे ये देखो यहाँ पे अब CCl3 आएगा। CCl4 था, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ निकल गया, एक क्लोरीन कम हो गया, CCl3 बन गया। अब ये CCl3 को आप दिखाओगे NaOH के साथ जैसे ही ट्रीट होता है, तो बस यही एक स्टेप नया है। यहाँ पे आप लिखोगे COONA, बस ये याद रखना। तो अगर आपने CCl4 यूज किया तो यहाँ पे COONA बनता है, लेकिन यहाँ पे जब नीचे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म यूज किया था तो यहाँ पे क्या बन रहा था, CHCl2 बन रहा था। ये ब्लू वाला डब्बा दिख रहा है, डन। तो ये दोनों का फर्क है। सब सो गए? नहीं सर। नहीं सर। तो ये दोनों डब्बे का ही फर्क है बस। बाद में इसके बाद में जब इसको भी NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो फाइनली अब ये क्या दे देगा तुमको, सैलिसिलिक एसिड दे देगा। ये रहा तुम्हारा OH और ये आ गया COH। जब यहाँ पे COH आएगा तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड, और अगर वहां पे CHO आएगा तो सैलिसिलल्डिहाइड। तो जिसको रिएक्शन चाहिए उनको ये रिएक्शन मिल गया। अदरवाइज लिखना तो तुमको बस ये एक लाइन है। उसने तुमसे पूछा था कि अगर CHCl3 की जगह पे CCl4 यूज हुआ तो क्या बनेगा, तो आप लिख देना सैलिसिलल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। दैट्स इट, रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक compound gives hydrogen on reaction with sodium metal। सोडियम के साथ में हाइड्रोजन देने वाले दो ही कंपाउंड है आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एक है तुम्हारा इथाइल अल्कोहल और एक है एसिटिक एसिड। तो या तो ये एसिटिक एसिड की बात कर रहा है या तो ये अल्कोहल की बात कर रहा है। तो चलो अभी हम लोग दोनों पे डाउट रखते हैं, क्योंकि ये भी सोडियम के साथ H दे देता है और ये भी सोडियम के साथ H दे देता है। आगे लिखा है उसने, इट फॉर्म्स एन अल्डिहाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O ऑन ऑक्सीडेशन बोला है। एसिड भी एल्डिहाइड देता है, अल्कोहल भी एल्डिहाइड देता है, पर फर्क क्या है, एसिड एल्डिहाइड क्या करके देगा, रिडक्शन। अल्कोहल एल्डिहाइड क्या करके देता है, ऑक्सीडेशन। तो अब यहां से यहां पे मुझे ये कंफर्म हो गया कि मैं क्या करने वाला हूं, ऑक्सीडेशन ही करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि लेना तो बनाना तो मुझे एल्डिहाइड ही है, क्योंकि उसने खुद ही कंफर्म करके रखा है एल्डिहाइड का ये फॉर्मूला चाहिए उसको और इसी से बनाना है। तो क्या किसी को भी अब एसिड पे डाउट है, अब सबको श्योर हो गया कि नहीं कि ये इथाइल अल्कोहल ही है। अब लास्ट बात ये बची कि सर लेकिन आपने अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल है ये कैसे गैस मारा, क्योंकि जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन अल्कोहल में होते हैं। तो अगर यहाँ 2 कार्बन वाला तुमको एल्डिहाइड चाहिए तो वहां 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल लेना पड़ेगा, और 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, इसलिए क्योंकि 2 कार्बन वाला और कोई एल्डिहाइड होता भी नहीं है, ये इकलौता है। समझा? आखिरी बात Yes, कि अगर मैं अपने आप पे डाउट करूं तो वो कंफर्मेशन भी उसने मुझे यहां दे दिया है कि ये जो अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है वो बोल रहा है पीसीसी के थ्रू बन रहा है। अब तो कोई डाउट बचा ही नहीं, क्योंकि हमने कल ही पढ़ लिया था कि अगर अल्कोहल से तुम एल्डिहाइड वाले स्टेज पे रुकना चाहते हो तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, पीसीसी। आज भी देखो हमने पीसीसी यूज किया है, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि ये इसी रिएक्शन की बात कर रहा है।
तो जो दोनों रिएक्शंस थे अगर मैं वो क्रैक करूं तो पहली स्टोरी क्या बता रही थी मुझे दो इंफॉर्मेशंस गिवन थी। पहला कि ये जो कंपाउंड है पहली स्टोरी के हिसाब से ये जो भी कंपाउंड है वो सोडियम के साथ में हाइड्रोजन दे रहा है, राइट। हाँ तो अगर पहली स्टोरी में वो हाइड्रोजन दे रहा था, दूसरी स्टोरी में बताया गया हमको कि ये सेम कंपाउंड पीसीसी के साथ एक C2H4O जैसा अल्डिहाइड दे रहा है, और पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडेशन ही कर रहा होगा। अब हमको सिर्फ इतना गेस मारना था कि ये कंपाउंड कौन सा है। ऑफ कोर्स है कि दोनों स्टोरीज में कौन सा कंपाउंड बैठ रहा है, अपना इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के साथ ये दोनों स्टोरीज अकम्प्लिश्ड हैं। C2H5OH, C2H5OH। Na के साथ में अगर आप यहाँ पे 2 मोल्स ये लोगे, 2 मोल्स सोडियम लोगे, तो C2H5ONa बनेगा और H2 निकलता है, राइट। ये भी 2 मोल्स बनेगा, यहाँ पे 2 लगा देना। और अगर इथाइल अल्कोहल को आप पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड करोगे तो ये C2H5 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाएगा। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड जो बनेगा वो कौन सा होगा, CH3CHO, और इसका यही फॉर्मूला होता है। तो दोनों स्टोरी से वेरीफाई हो गया कि दे आर टॉकिंग अबाउट इथाइल अल्कोहल, ठीक। और बस और कुछ नहीं बोला है, बस इसमें बोला गया था गिव द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो आपको ये दोनों केमिकल इक्वेशंस लिखकर आ जाना है, ठीक। नेक्स्ट, explain the fact that in alkyl and aryl ethers alkoxy group is ring activating and ortho para directing towards। ये क्वेश्चन तो आपके बुक में से सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बेंजीन रिंग बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो ये आप लोग 2 मिनट में समझ जाओगे। पूरा टेक्स्ट बुक से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, हर एक शब्द के ऊपर उसमें ऑलरेडी कमेंट किया गया है। अल्कोक्सी ग्रुप बाय द वे कौन से टाइप का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक। ये देखो, ये रहा अल्कोक्सी ग्रुप। नाउ अल्कोक्सी ग्रुप के पास इट हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर रहा है, दिख रहा है ये? हाँ सर। यहाँ पे ये जो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है यहाँ यूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ये सेम बात हमने हैलोजन में भी पढ़ी थी कि यही काम हैलोजन्स भी करते हैं। तो ये सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन आता है HDA में भी। जब अल्काइल और अराइल हलाइड को हम लोग कंपेयर करते हैं, वहां पे भी जो हैलोजन होता है वो डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप्ड होती जाती है। अब जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस कार्बन के पास। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डेवलप्ड हो गया। फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये वाला टूटेगा और इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास आएंगे। ये रहा उसका प्रूफ। और फाइनली वो जब बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस से टूटकर वो अपना इलेक्ट्रॉन रिटर्न ले लेगा। इस पूरे सर्कस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्यों करता है कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस? स्टेबिलिटी के लिए। जिस किसी कंपाउंड में रेजोनेंस आता है वो स्टेबल होता है। सवाल क्या पूछा गया था अपने से कि एक्सप्लेन करो कि अल्काइल अराइल ईथर्स में अल्कोक्सी ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग है। ऑफ कोर्स रिंग एक्टिवेटिंग है, क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप के लगने से अंदर के बॉन्ड टूटने लगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप्ड होने लगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप्ड होने लग गई ना ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। अब अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो तुमको नहीं लगता कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स, तो अगर ये आएंगे तो ये लोग इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ पास नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन होगा तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अल्कोक्सी ग्रुप के आने से बेंजीन रिंग क्या हो गई, और एक्टिवेट हो गई, ज्यादा रिएक्टिव हो गई। इसीलिए अल्कोक्सी ग्रुप क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग है। और आगे इसने बोला है कि इट बिकम्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये वर्ड कैसे पता चला? क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आ रही है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, या तो ऑर्थो पे अटैच होगा या तो पैरा पे अटैच, ठीक।
तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगली बात ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग बेंजीन को भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये रेजोनेंस की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, इनफैक्ट वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम करता है। दैट्स व्हाई इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू प्रिपेयर डाइथाइल ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो दो टाइप के डिहाइड्रेशन करने हैं तुमको यहाँ पे। दो टाइप के डिहाइड्रेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल है। अब दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। अगर आप अल्कोहल लेते हो इस तरह से C2H5OH with another C2H5OH, दो आपने ले लिया और दोनों के बीच में से आपने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के लिए कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा, सो वी आर यूजिंग H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर निकल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज सो कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर निकलेगा तो हम बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ है। अब अगर एक ही आपके पास इथाइल अल्कोहल है तो एक अकेले इथाइल अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। ये देखो ये इथाइल अल्कोहल ही है। अब इसी इथाइल अल्कोहल का एक कार्बन अपना H देकर दूसरा कार्बन अपना OH दे दे तो भी डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। मतलब इथाइल अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेशन दो तरीके से पॉसिबल है। वो चाहे तो अपने दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर एलिमिनेट करे, और वो चाहे तो अपने एक ही मॉलिक्यूल के बीच में से भी वो वाटर एलिमिनेट कर सकता है। दोनों भी केस में किसी न किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग H2SO4 ले रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। अगर दो मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट हुआ तो जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी ईथर। पर अगर एक में से ही एलिमिनेट हो गया सो द कंपाउंड ऑब्टेन्ड वुड बी अल्कीन। यही आपको बस याद रख के जाना है कि अगर आपसे इंटरमॉलिक्यूलर बोला गया तो प्रोडक्ट क्या होगा? ईथर। ठीक, और प्रॉपरली स्पीकिंग डाइथाइल ईथर। हाँ और अगर ये मिला तो फिर अल्कीन बनेगा। डन। और ये वाले का क्या नाम दिया था मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर। HDA में भी ये सवाल आया था, इंटर और इंट्रा वाला। This is intermolecular dehydration and this is intramolecular dehydration. ना आखिरी सवाल क्या बचा है? आखिरी सवाल ये बचा है कि सर पेपर पे तो ये सब ठीक है, लेकिन लैब में कैसे करेंगे हम लोग ये सब? राइट, लैब हाँ सर। तो आप एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल दोगे। अब दो अल्कोहल आपस में रिएक्ट हो या एक ही में से वाटर एलिमिनेट हो, हाउ वुड यू कंट्रोल देयर? तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए आपको टेम्परेचर बराबर ध्यान से रखना है। अगर 413 केल्विन का तुमने टेम्परेचर दिया तो ऑटोमेटिकली इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ही होगा और ईथर ही बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक, पर अगर आप इसी रिएक्शन का टेम्परेचर सिर्फ बदल दो एंड इफ यू मेक इट 443, तब अपने आप इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वुड बी अल्कीन। तो अगर लैब में आप जानना चाहते हो कि सर अगर मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर इथाइल अल्कोहल ले लूं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इंटर करना है कि इंट्रा करना है? सो इन लेबोरेटरी इट इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक, और ये देखो यही तुम्हारा अगला सवाल भी उसने पूछा भी है, व्हाट आर द लिमिटेशंस टू प्रिपेयर ईथर बाय दिस मेथड? तो आपको लिखना है द लिमिटेशन इज टू कीप टेम्परेचर ओनली 413 केल्विन। तो आप इसका वन लाइन आंसर क्या दोगे? टू मेंटेन टेम्परेचर 413 केल्विन, दिस इज द लिमिटेशन। क्योंकि अगर टेम्परेचर इसके ऊपर गया तो इंस्टेड ऑफ ईथर क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? अल्कीन मिल जाएगा। सो पहला सवाल कि कैसे बनाओगे, तो मैंने रिएक्शन लिख दिया। दूसरा कि अगर इस मेथड से ईथर बनाना है तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी मैंने लिख दिया कि टेम्परेचर 413 अबव नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज अल्कीन वुड बी फॉर्म। लास्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन डाइथाइल ईथर?
अगर डाइथाइल ईथर का इन सब के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? पहला, ये दोनों भी मैं तुमको पेज नंबर 250 पे है, ये वहीं से बता देता हूँ, लिखना कम पड़ेगा। ये देखो लेफ्ट साइड में नीचे देखो, पहला दिखा, रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलिसिस। हाँ सर। इसी का अब आंसर लेकिन नेक्स्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट साइड पे चलता हूँ। ये रहा रिएक्शन, दोनों रिएक्शन यहाँ पे साथ में ही दिए हुए हैं। पहला कि अगर आप ईथर लोगे और ये याद रखना कि दिस इज H2SO4 डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट का मतलब पानी आपने ऐड किया होगा, तो H2SO4 और पानी आपस में मिक्स करोगे तो ये कैसा दिखेगा? H3O+। तो H3O+ का ये मतलब है यहाँ पे, ये याद रखना, वरना तुम बोलोगे क्वेश्चन के टाइटल में सल्फ्यूरिक एसिड है पर यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड दिख ही नहीं रहा है। तो H3O+ का मतलब क्या होता है? H+ और वाटर। तो ये जो H+ है ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही दिया हुआ H+ है। ओके, तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ ये सर। समझ गया। आपको हीट करना है ये मत भूलना, और बस फिर आप कैसा ईथर लेते हो इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कैसा अल्कोहल बनेगा। अगर आप एक ऐसा ईथर ले रहे हो जिसमें दोनों आर सेम है तो दो सेम टाइप के अल्कोहल बन जाएंगे, 2 मोल। पर अगर आपने दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग ले लिए तो दो अलग अलग अल्कोहल बनेगा, एक लेफ्ट साइड वाले अल्काइल से बन जाएगा, एक राइट साइड वाले अल्काइल से बन जाएगा। अगर आपने अल्काइल अराइल ईथर ले लिया, एक साइड में फिनाइल ग्रुप और एक साइड में अल्काइल ग्रुप, तो एक साइड में फिनॉल बनेगा, रिमेंबर दिस इज नथिंग बट फिनॉल, और एक साइड में अल्कोहल बनेगा। तो घुमा फिरा के कहानी क्या है कि ईथर के आर जैसे होंगे वैसे अल्कोहल्स बनेंगे। अगर ईथर के आर सेम है तो एक ही टाइप का अल्कोहल 2 मोल बनेगा, अगर ईथर के आर अलग अलग हैं तो एक एक मोल दोनों आर के हिसाब से बनेगा अल्कोहल। समझ जाएगा ये? हाँ सर। नाउ नेक्स्ट हाँ सर। उसके नीचे ही लिखा हुआ है PCl5। PCl5 के साथ में क्या होगा? एक क्लोरीन आप इस आर को दे दोगे, एक क्लोरीन आप इस आर को दे दोगे, दोनों अपना अपना अल्काइल हैलाइड बना लेंगे। अगर दोनों आर सेम निकले तो ये दोनों अल्काइल हैलाइड भी सेम होंगे, दोनों आर अलग अलग निकले तो दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग निकलेंगे, और बचा हुआ प्रोडक्ट पूरा फॉस्फोराइल क्लोराइड बनाकर POCl3 बनकर साइड में हट जाएगा। दैट्स इट। समझा? हाँ सर। चलिए, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए मैंने, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नाउ यू हैव 5 मिनट्स टू आस्क, अगर आपको कोई डाउट है तो। एक बच्चे ने पूछा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला, वो बता दे रहा हूँ, बाकी के लोगों को चाहिए तो चले जाओ। उसका डाउट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेटा मैंने ये बोला था बस, बेंजीन लो, यहाँ पे बेंजीन नहीं सॉरी एनिलीन लो, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ पे आपको HNO2 लगेगा। HNO2 को आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, ये प्रिपेयर करके आप रख नहीं सकते, और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो है NaNO2 प्लस HCl, यही दोनों मिलकर ये बनाते हैं। और ये भी, हाँ चलो अच्छा हुआ इन्होंने पूछा, मैं इसका नाम बोलना भूल गया था, दिस इज नाइट्रस एसिड। जो आप लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये नाइट्रिक एसिड नहीं है, दिस इज नाइट्रस एसिड। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो नाइट्रस एसिड बनेगा, फिर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। ये वाले नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, और चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देकर बनाता है, दैट्स वाई उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस रिएक्शन में एक HCl और यूज होता है, तो वो मैंने नीचे लिख दिया है। इस HCl का जो Cl है वो यहाँ पे ऐसे निगेटिवली चार्ज के साथ पड़ा रहेगा, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। बस थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, इसलिए बच्चों को लगता है कि उनके बीच में कोई बॉन्ड होना चाहिए, पर कोई बॉन्ड है नहीं। कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये एक बार बन गया तो इसके ये मतलब लेक्चर्स में भी पढ़ाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मैं इसके नीचे दूध लिख देता हूँ,
ये बिल्कुल दूध जैसा है कि अगर आपके घर में एक बार दूध है तो आप उससे दुनिया भर की चीजें बना सकते हो। दूध है तो दही बना लो, चाय बना लो, ठीक है, ताक बना लो, और भी बहुत सारी मिठाइयां बन सकती है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बिल्कुल दूध की तरह है, अगर ये एक बार बन गया तो इससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इसको एक बार प्रिपेयर कर लो इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन में 2 नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन। और ये जो मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूं, ये रिएजेंट्स का नाम है डाइजोटाइजिंग एजेंट। होपफुली मैंने इतना ही बताया था। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाइजोटाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, कल पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में।